और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का में रूसी वायुसेना का एक्शन देखने को मिला। Mi-28 हेलीकॉप्टर से रूस ने हमला किया है। रूसी हेलीकॉप्टर ने बरसाई है मिसाइलें। नेटो की तरफ से आज जो ऐलान हुआ उससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है। फ्रांस के बाद फिनलैंड ने जो कुछ कहा है उससे संकेत मिला है कि फ्रांस के साथ साथ फिनलैंड भी अपनी सेना भेज सकता है। नेटो ने फैसला तब किया जब ज़ेलेंस्की ने मान लिया कि यूक्रेन हार के कगार पर खड़ा है। सवाल यही है कि अगर नेटो ने युद्ध भूमि में अपनी सेना भेजी तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या नेटो और रूस में महायुद्ध छिड़ने जा रहा है? रूस यूक्रेन में छिड़े इस रण का तीसरे विश्व युद्ध में रूपांतरण होने जा रहा है। इस जंग का विस्तार होने जा रहा है। रूस और नाटो सेनाएं इसी विध्वंसक अंदाज में विनाश का विभत्स अध्याय लिखने जा रही हैं। यूक्रेनी फोर्स हार के द्वार पर पहुंच गई। यूक्रेन को रेस्क्यू करने के लिए नाटो सेनाएं जंग में उतर सकती हैं। फ्रांस के बाद फिनलैंड भी अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहा है। जिस दिन नाटो सेनाएं जंग में कूदेंगी कुछ ऐसा ही जलजला आएगा, वो जलजला जिसमें कई देश जल जाएंगे। फिनलैंड की विदेश मंत्री वोल्टोनेन से सेना भेजने पर सवाल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि फिनलैंड इस बात से इनकार नहीं करता है कि वो भविष्य में यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। मतलब ये कि फिनलैंड ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि वो भी अपनी सेना भेज सकता है। फिनलैंड की तरफ से यह बयान तब आया जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर नाटो ने मदद नहीं की तो यूक्रेन की हार तय है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका से मदद नहीं मिली तो हमारी पराजय निश्चित है। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। हमें हथियारों की सख्त जरूरत है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डेनियल डेविस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक जंग में यूक्रेन की हार 100% तय है। कीव इस जंग में जीत नहीं पाएगा, यह बात अमेरिका जानता है, लेकिन अहंकार के चलते सुपर पावर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब युद्ध में नाटो की सेना उतर सकती है। यही वजह है कि नाटो ने सेना भेजने का ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी के वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि युद्ध में नाटो रूस पर हमला करने का प्लान तैयार कर चुका है। जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर ने कहा कि नाटो पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप को मिटाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बायरबॉक ने कहा है कि पुतिन नाटो से महायुद्ध की तैयारी कर चुके हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री के आरोपों का जवाब दिया रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि पुतिन नहीं बल्कि नाटो है जो रूस से महाजंग लड़ना चाहता है। यही वजह है कि वो रूस की घेराबंदी कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सच यह है कि रूस और नाटो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत यूक्रेन की धरती से ही होगी। नाटो यूक्रेन में सेना भेजने से पहले हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। फ्रांस ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और सैन्य वाहन देने का ऐलान किया है। तो जर्मनी ने यूक्रेन को जेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन का नया बैच देने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलने के साथ ही अमेरिका भी घातक हथियारों का जखीरा भेज सकता है। इसके बाद नाटो सेनाएं जंग में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन नाटो के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध छेड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया। रूसी चौकियों पर यूक्रेन के आर्टिलरी हमले देखने को मिले। यूक्रेनी हमले से कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। ब्लैक सी फ्लीट के बल पर काला सागर में बरसों से बादशाहत कायम रखने वाले रूस को यूक्रेन ने इतना डरा दिया है कि सेवेस्तोपोल से सभी युद्धपोत मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। यह दावा यूक्रेन की नेवी ने किया है। यूक्रेन के मुताबिक 24 मार्च के हमले के बाद रूस ने सुरक्षा बढ़ाने की बजाय पलायन का रास्ता चुना और सभी मिसाइल कैरियर को क्रीमिया के तट से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। ब्रिटिश रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों से सेवेस्तोपोल में हुई तबाही के सबूत भी दुनिया के सामने आ गए हैं। जहां युद्धपोत की कतार रहती है वहां समंदर सूना हो गया। जिसे ब्लैक सी फ्लीट का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, वहां अब सिर्फ एक युद्धपोत नजर आ रहा है। यूक्रेन की नेवी के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट क्रीमिया से शिफ्ट हो चुका है। सेवेस्तोपोल से तमाम मिसाइल कैरियर हटाए गए। रूस ने सेवेस्तोपोल में सिर्फ एक रॉकेट कैरियर छोड़ा है। रूस की इस दहशत की वजह है ब्लैक सी फ्लीट के 33% युद्धपोत का खत्म हो जाना। 24 मार्च 2024 सेवेस्तोपोल आसमान धमाकों से गूंज रहा था। हवा में लहराती मिसाइलों से रूसी एयर डिफेंस से निकलने वाली मिसाइलें टकरा रही थी। रात के अंधेरे में आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। तो वहीं
समंदर की लहरों में यूक्रेन के मरीन ड्रोन खामोशी से क्रीमिया के तट की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सेवेस्तोपोल के तट पर भी जोरदार धमाके हुए। स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें अपने टारगेट से टकराकर ज्वालामुखी के लावे की तरह आग उगलने लगी। अगली सुबह दुनिया को पता चला कि यूक्रेन के हमले में 2 लैंडिंग शिप नष्ट हो गए। यमल और अजोव नाम के लैंडिंग शिप डूब गए। एक दिन बाद दुनिया को पता चला कि 2 नहीं 3 जहाज डुबा दिए गए। तीसरा जहाज समंदर में जासूसी करने वाला शिप था। यह जहाज यूरी इवानोव क्लास का था। इसी हमले के बाद रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को लेकर बड़ा फैसला किया और अब यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने क्रीमिया तट से तमाम युद्धपोत को हटा दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है। पहली तस्वीर 1 जनवरी 2024 की है। इसमें ब्लैक सी फ्लीट के कम्युनिकेशन बिल्डिंग सही सलामत है। लेकिन अब 24 मार्च 2024 की तस्वीर देखिए, इसमें छत में बहुत बड़ा छेद नजर आ रहा है। अब 24 मार्च 2024 की ही दूसरी तस्वीर में तट पर 2 जले हुए जहाज नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन बाद ही यूक्रेन ने दावा किया था कि सेवेस्तोपोल में एक सैटेलाइट सिग्नल केंद्र, एक रडार स्टेशन, एक कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, नौसेना के दफ्तर और कर्च ब्रिज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने इस हमले के बाद सेवेस्तोपोल पर हमला तेज करने की धमकी दी थी। यूक्रेन की नेवी का दावा है कि रूस ने अब अपने तमाम युद्धपोत को यूक्रेन से बहुत दूर भेज दिया ताकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल युद्धपोत तक न पहुंच सके। सेवेस्तोपोल में साइक्लोन नाम का युद्धपोत बचा है। साइक्लोन से सिर्फ रॉकेट से प्रहार किया जा सकता है। यूक्रेन को अंदेशा है कि रूसी साइक्लोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। युद्ध काल में रूस ने साइक्लोन को कभी तट से आगे नहीं भेजा है। यूक्रेन की नेवी का दावा है कि रूस अपने सभी आधुनिक और महंगे युद्धपोत को सेवेस्तोपोल से दूर कर दिया है। – 2024 की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक 24 युद्धपोत गंवा चुका है। रूस की एक सबमरीन भी नष्ट हो चुकी है। ब्लैक सी फ्लीट का ये 33% हिस्सा है। पुतिन ने यूक्रेन के हमले से बचने के लिए कुछ दिन पहले ही रूस के नेवी चीफ को बदल दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि नए नेवी चीफ कुछ नई रणनीति बनाएंगे, लेकिन 24 मार्च को यूक्रेन का हमला फिर सफल रहा। रूस की सेना में किस कदर खलबली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूसी एयर डिफेंस ने खुद अपने ही जहाज को गिरा दिया। सेवेस्तोपोल की सुरक्षा में भी पंजशीर और S-400 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती है। कर्च ब्रिज के आसपास भी S-400 की तैनाती रही है। लेकिन यूक्रेन ने 18 मिसाइलों से प्रहार किया, जिसमें से सिर्फ 11 मिसाइलें नष्ट की गई। मिसाइल धमाके से कर्च ब्रिज को भी नुकसान हुआ। सी बेबी ड्रोन को रोकने में भी रूसी नेवी नाकाम रही। चौदह फरवरी 2024 को भी यूक्रेन ने रूस के सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया था। यूक्रेन के हमले में रूस का एम्फीबियस युद्धपोत नष्ट हो गया। जनवरी और फरवरी में रूस की तमाम तैयारियों के बावजूद यूक्रेन के कई हमले कामयाब रहे। और रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय टहला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। मिडिल ईस्ट में घिरा अमेरिका लगातार ईरान के टारगेट पर है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले कर रही है, वहीं ईरान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ा जा सके। ईरान अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि ईरान ने सीक्रेट एटमी लैब बना ली है, जो चट्टानों के कई फीट नीचे एटम बम बनाया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं, जहां ईरान और अमेरिका में युद्ध शुरू होने की आशंका तेज हो गई है।
एक तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की। लाल सागर में अमेरिका को खदेड़ने की रणनीति बनाई गई। इसी दौरान रूस ने लाल सागर में अपना युद्धपोत भेज दिया, जहां ईरानी युद्धपोत के साथ मिलकर टास्क फोर्स का मुकाबला करेगा। जबकि रूस को ईरान लगातार हथियारों की खेप भेज रहा है। ईरानी ड्रोन शाहिद से यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई है। इन 3 घटनाओं का आपस में कनेक्शन है, वो ये कि इन घटनाओं में ईरान शामिल है और इसके टारगेट पर अमेरिका है। अमेरिका के खिलाफ ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए हर मोर्चे पर अमेरिका को काउंटर कर रहा है। अमेरिका को अंदेशा है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। इसके लिए एक सीक्रेट लैब तैयार कर ली है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु अड्डा बना लिया है। एक सैटेलाइट इमेज भी जारी की है, जिसमें चट्टानों के नीचे बड़ी सुरंग में ईरान की एटमी लैब बताई जा रही है। सैटेलाइट में खुफिया एटमी ठिकाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं, जिसमें सुरंग में जाने को 2 ईस्टर्न गेट, जबकि दूसरी तरफ से वेस्टर्न टनल गेट भी हैं। चट्टान के बाहर 2 सिक्योरिटी पोस्ट भी बनाई गई हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न टनल से मलबा निकालने की जगह दिख रही है। साथ ही टनल में काम आने वाली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पास ही है। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि ईरान खुफिया तरीके से न्यूक्लियर बम बना रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। ईरान की 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है। रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है, जबकि इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका की सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। यही वजह है अमेरिका ईरान से सीधे टकराव से बच रहा है, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान ने 2015 की एटमी डील को तोड़कर परमाणु बम बना लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझाकर यूक्रेन जीतने का प्लान अब शायद आगे बढ़ने वाला है। चीन की नेवी ने दिन और रात में हमला करने का अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान में पिछले 3 दिनों से चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट घुसपैठ कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के बाद चीन ऑपरेशन ताइवान शुरू कर सकता है। हूबहू युद्ध जैसा माहौल, वैसे ही धमाके, वैसी ही घेराबंदी, वैसी ही रणनीति। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन की वायुसेना और नेवी किसी दुश्मन पर हमला नहीं कर रही, बल्कि भविष्य में किसी दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का अभ्यास कर रही है। चीन में इस वक्त 2 तरह का युद्ध अभ्यास चल रहा है और इस तैयारी से दुनिया को फिर चीन पर संदेह हो रहा है। अंदेशा है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और चीन से युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। गाजा के बाद अमेरिका को ताइवान मुद्दे पर उलझाने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी के दक्षिणी कमान ने युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। नेवी के फाइटर जेट किसी इलाके पर दिन और रात दोनों में हमला करने का अभ्यास कर रहे हैं।
इसके अलावा नेवी की मिसाइल स्पीड बोट स्क्वाड्रन भी युद्ध अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मकसद दुश्मन देशों की फिनिशिंग बोट के खिलाफ एक्शन लेने का अभ्यास है। रविवार को ताइवान की सेना भी अलर्ट मोड में आ गई है। शनिवार से रविवार की सुबह तक ताइवान के करीब चीन की नेवी और वायुसेना कई बार आ चुकी है। चीन के 6 युद्धपोत ताइवान की सीमा के करीब तक गए। 4 फाइटर जेट भी ताइवान के करीब तक पहुंचे। ताइवान ने इससे पहले शनिवार को 8 विमानों और 5 युद्धपोत ने ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। ताइवान ने शुक्रवार को भी 5 चीनी युद्धपोतों को ट्रैक किया था। सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि चीन के मंगोलियाई इलाके में सेना के एक ट्रेनिंग सेंटर में ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय का मॉडल तैयार किया गया है। तस्वीर में ताइपे के झोंगझेंग जिले के एक प्रतिबंधित क्षेत्र को दिखाया गया है। इसमें वहां के राष्ट्रपति कार्यालय भवन समेत महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें नजर आ रही हैं। दावा है कि यहां चीन की सेना कई बरसों से बमबारी का अभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग ने जो प्लान तैयार किया था उसे अब आगे बढ़ाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया और ताइवान पर हमले की शुरुआत होगी। ईरान की मदद से इजराइल पर हमले की शुरुआत होगी। पुतिन इस दौरान पूर्वी यूरोप पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका के उस खेल का खुलासा हो गया है जो वो हर युद्ध में खेलता है। गाजा युद्ध में एक तरफ अमेरिका शांति का राग अलाप रहा है तो दूसरी तरफ जंग की आग भी वही भड़का रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे। इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन गाजा में भीषण तरीके से जारी है। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक प्रचंड प्रहार जारी है, वो भी पहली से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। एक तरफ आईडीएफ के लड़ाकू विमान आसमान से गोला बारूद बरसा रहे हैं, हमास के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के अड्डों पर आईडीएफ के लड़ाके कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरह से नेतन्याहू की सेना गाजा को दहला रही है, ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रही है, लड़ाकू विमानों के जरिए एयर स्ट्राइक कर रही है, गाइडेड बमों और घातक मिसाइल से प्रहार कर रही है, उसे देखकर हर कोई सन्न है, क्योंकि नेतन्याहू के प्रतिशोध ने गाजा को शमशान में तब्दील कर दिया है। भीषण तरीके से नरसंहार किया जा रहा है। जानते हैं गाजा में मचे बारूदी बवंडर के पीछे सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका गाजा में युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हथियार दे रहा है। आपको बता दें, चंद रोज पहले अमेरिका ने अड़ंगा नहीं डाला तो गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएनएससी में प्रस्ताव पारित हो गया। इसके जरिए अमेरिका ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वो गाजा में सीज फायर के पक्ष में है, लेकिन सच अब सामने आया है।